तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कहलाती है, मतलब एंटीजन के टाइप क्या होते हैं, एंटीबॉडीज के टाइप क्या होते हैं। और जब हम लोग इनके बारे में डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक्चुअल एंटीजन क्या कहलाएंगे, एंटीबॉडी क्या कहलाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। लगभग 20 मिनट की वीडियो रहेगी, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे पूरे आज की डेट में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से इसके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगी। तो ऐसे एंटीजन मतलब ऐसे प्रोटीन या फिर पॉलीसेचराइड एंटीजन जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा करके हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करें कि वो बनाए एंटीबॉडीज। तो ऐसे एंटीजन जो कि हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं और बॉडी के अंदर जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं वो जो कि प्रोटीन पॉलीसेचराइड वगैरह के बने हो सकते हैं हमारे, और हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को हमारे थोड़ा ट्रिगर करते हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाए। ठीक है, तो ऐसे फॉरेन पार्टिकल कहलाते हैं एंटीजन्स हमारे। वहीं एंटीबॉडी की बात करें तो ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, देखो एंटीजन जो है वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, पॉलीसेचराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, और भी चीज़ों से मिलकर बन सकते हैं। लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करें जो हमारी बॉडी में पाई जाती है तो वो सिर्फ प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। मतलब एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनो मतलब कि जिसके अंदर जो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करे हमारी, और ग्लोबुलिन मतलब होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन दो शब्द से मिलकर बनी हुई है एंटीबॉडी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के जरिए बनाया जाता है। यह जो प्रोटीन होता है कैसे बनता है कि बी सेल्स जो हमारी होती हैं, मतलब कि लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स जब उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उन एंटीजन के पार्ट्स ला करके देती हैं जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया हुआ है, तो फिर बी सेल्स क्या करती हैं, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती हैं, और प्लाज्मा सेल क्या करती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज बनाती हैं। और वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है उसी एंटीजन के लिए जिस एंटीजन के अगेंस्ट में वो बनाई गई है हमारी। तो बात करी हमने एंटीजन की जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे एंटीबॉडी बनाने के लिए। और एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट में बनाए जाते हैं जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया हुआ है बाहर से। ठीक है, अब हमने बात कर ली दोनों के डेफिनेशन की क्या कहलाती है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं इसकी सरफेस पे देखो, मैं यहाँ पे हम लोग के पास डायग्राम है एंटीजन का। जैसे चलो हम लोग यहाँ से एक लेजर निकाल लेते हैं। देखो एंटीजन जो होते हैं इसकी सरफेस पे कुछ एपिटोप्स पाए जाते हैं। एंटीजन का स्ट्रक्चर मतलब कोई भी हो, एंटीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई वायरस हो, कोई पैरासाइट हो, या फिर हमारा बैक्टीरिया हो, है ना। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी एंटीजन आते हैं उसकी सरफेस पे कुछ एपिटोप्स पाए जाते हैं। एपिटोप्स जो होते हैं वही जो है एंटीबॉडी उन्हीं को डिटेक्ट करके वहाँ पे बाइंड होती है और उसको जो है मारने का काम करती है। तो एंटीजन की सरफेस पे कुछ एपिटोप्स पाए जाते हैं, और जो एंटीबॉडी होती है उसकी सरफेस पे पैराटोप्स पाए जाते हैं। और जब वो एपिटोप्स और पैराटोप्स मिलते हैं तो क्या होती है, इम्यून इंटरेक्शन होता है। मतलब जो है एंटीबॉडी जाकर के उस बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट की सरफेस पे जाकर के चिपक जाते हैं हमारे। फिर वो है इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, फिर वहाँ पे जाकर के अलग अलग रिएक्शंस होंगे जिससे वो बैक्टीरिया वायरस को मार सके हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये एंटीजन ऐसे एंटीजन की सरफेस पे ऐसे कुछ एपिटोप्स पाए जाते हैं जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के होते हैं, और उनको उन एंटीजेंस को जो है हमारी जो है एंटीबॉडी डिटेक्ट करती है अपने पैराटोप्स के थ्रू। और पैराटोप्स क्या होते हैं, उस एपिटोप से जाकर चिपकते हैं और वहाँ पे इंटरेक्शन होता है और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाता है हमारी सिस्टम। जैसे एक एंटीजन है, इसके यहाँ पे जो है हमारा जो है एपिटोप्स है, और इससे जो है एंटीबॉडी हमारी बाइंड हुई है। और एंटीबॉडी का ये वाला जो हिस्सा है जो बाइंडिंग साइड जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी की, वो पैराटोप कहलाता है। तो अब हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एंटीबॉडी बॉडी जो होती है बाइसेप के प्रोटीन्स होते हैं। देखो बाइसेप के जैसे इस टाइप से जो प्रोटीन्स होते हैं। अब इसमें क्या दो हैवी चेन और दो लाइट चेन पाई जाती हैं हमारी। तो जो हम लोग जो जब बोलते हैं कि जो ये हमको पिंक कलर की जो चेन दिखाई दे रही हैं, ये दो जो है ये लाइट चेन है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो जो चेन है लाइट चेन है। और जो हमको यहाँ पे ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये जो इनको बोलते हैं हम लोग हैवी चेन्स। तो दो लाइट चेन और दो हैवी चेन से मिलकर के हमारी जो है एंटीबॉडी बनी हुई होती है। और जो आपस में जो है जो भी हैवी चेन है लाइट चेन है, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड मतलब होता है दो सल्फर वाले बॉन्ड से। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ी हुई है हैवी चेन और लाइट चेन, और हैवी चेन जो है वो भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, दो मेन पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं फेव रीजन हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं एफसी रीजन हम लोग बोलते हैं। तो फेव रीजन का मतलब होता है ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा है, वो फेव रीजन कहलाता है, जो कि एंटीजन से बाइंड होता है। तो जब भी एमसीक्यूज वगैरह हमारे पास आते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि यार
क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमको एमसीक्यूज को लेकर के, एग्जाम वगैरह में भी आते हैं, तो हमको याद रखना है कि जो फैब रीजन जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेड एंटीजन बाइंडिंग एजेंट, फ्रेगमेंटेड एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं हम लोग उसको ना, फैब रीजन जिसको लोग बोला जाता है। तो इस रीजन में क्या होता है, यही जो है हमारी जो एंटीबॉडी से इसके ऊपरी वाला हिस्सा है, और यहीं से जो है हमारी एंटीबॉडी बाइंड होती है एंटीजन से, और एंटीजन से जब बाइंड होगी तो फिर वो क्या करेगी कि हमारे इम्यून सिस्टम की जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट करना हो गया, या फिर मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करना हो गया उस एंटीजन को खाने के लिए, ठीक है, या फिर उस सेल को लाइज करना हो गया, जो ये सब चीज़ें होती हैं वो उसके बाइंड होने के बाद जो हमारा दूसरा वाला रीजन है एफसी रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एफसी रीजन इस टाइप से अपना एक्टिवेट हो जाता है। तो पहले क्या हुआ, फेब रीजन क्या हुआ, उस एंटीजन से अटैच हुआ जिस एंटीजन को किल करना है, ठीक है। वहीं फिर जो एफसी रीजन हमारा है वो एफसी रीजन एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और यही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या फिर मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करके उस एंटीजन को किल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एफसी रीजन का मतलब हम लोग हमारा यहाँ पे होता है फ्रेगमेंटेड क्रिस्टलाइजेबल जो हम लोग उसको बोलते हैं, वो हमारा जो है एफसी रीजन का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब जो एफ हम लोगों ने फैब रीजन की बात कर ली, फैब रीजन क्या करता है कि उस से बाइंड होता है और फिर क्या करता है एफसी रीजन को क्या करता है, ट्रिगर करता है, जिससे कि एफसी रीजन अपना काम कर सके। तो हमने दोनों रीजन्स की बात कर ली एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी समझ लेते हैं टाइप्स के, मतलब कि एंटीजन के जो है कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं हम लोग मेन 4 कैटेगरी में एंटीजन को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले जो बोलते हैं हम लोग होते हैं एक्सोजीनस एंटीजन। तो एक्सोजीनस एंटीजन का मतलब होता है ऐसे एंटीजन जो कि हमारी बॉडी से बाहर से कहीं से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, पैरासाइट आ सकता है, फंगस आ सकती है। तो जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उसको हम लोग एक्सोजीनस एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू इस टाइप से बनते हैं कि बैक्टीरिया, कैंसर सेल, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज, या फिर इन्फेक्टेड सेल, तो इसमें से कौन एक्सोजीनस है। तो जो बाहर से जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एंटर करी हुई हैं वो एक्सोजीनस कहलाती हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है एंडोजीनस एंटीजन। एंडोजीनस एंटीजन मतलब हमारी खुद की बॉडी की सेल जब इन्फेक्टेड हो जाए तो उसको बॉडी एज अ एंडोजीनस क्या करते हैं, एंटीजन ट्रीट करती है हमारी बॉडी। तीसरी हमारी होती है हमारी ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन मतलब कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगे, हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स खुद की ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो वहाँ पे ऑटो एंटीजन्स बनते हैं। वहीं हम लोग चौथी कैटेगरी की बात करें तो ट्यूमर एंटीजन कहलाते हैं। जब हमारी बॉडी में कैंसर के ट्यूमर बनने लगे, कैंसर सेल्स बनने लगे, तो वहाँ पे फिर ट्यूमर एंटीजन आ जाते हैं, जैसे CA 125 जो कि हमारे यहाँ पे ओवेरियन कैंसर पे दिखाई देता है। वहीं हम लोग बात करेंगे PSA की, जो हमको प्रोस्टेट कैंसर में दिखाई देता है, CA 19.9 की, जो कि हमको यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे कैंसर एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, जो कि यहाँ पे जब कैंसर सेल हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से में बनती है तो वहाँ पर वो जो है एंटीजन्स जो है हमको दिखाई देते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है ब्लड में हमको बढ़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, और हमारी बॉडी में भी उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हमने बात कर ली किस कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी के एंटीजन्स होते हैं और किस कैटेगरी में हम कौन से एंटीजन्स को रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंटीजन, एक और एंटीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसके हेप्टेंस क्या कहलाते हैं। तो हेप्टेंस भी एंटीजन है लेकिन इनकम्प्लीट एंटीजन है। तो इनकम्प्लीट एंटीजन की जब बात आती है तो हम हेप्टेंस आते हैं, और सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं एंटीजन की बात करें तो क्या है कि हेप्टेंस जो है बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये अकेले जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये किसी बड़े कैरियर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम दिखें तो हेप्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, और जब किसी एक कैरियर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंप्लीट एंटीजन बना लेते हैं। और जब ये कंप्लीट एंटीजन बनता है और हमारी बॉडी में रहता है जब ये, तो फिर हमारे जो एंटीबॉडीज वगैरह हैं इस एंटीजन से, जो हेप्टेन से रिएक्ट करती है, क्योंकि इसको एज अ बड़ा मॉलिक्यूल ट्रीट कर रही है हमारी बॉडी, ठीक है। तो हेप्टेन्स अकेले इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, हेप्टेन्स सबसे छोटे इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं, ठीक है, जो कि कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ करके हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जो है ट्रिगर कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो बोल सकते हैं कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो एज अ हमारे हेप्टेन्स हमारी बॉडी के अंदर कई बार काम करती हैं, ठीक है। तो हमने इनकम्प्लीट एंटीजन की बात करी जिसको हम लोग हेप्टेन्स बोलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है। अब एंटीबॉडीज के टाइप की बात कर लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडीज भी अलग अलग टाइप की हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं, अलग अलग अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी देने में हमारी बॉडी को। तो एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, बाइसेप प्रोटीन्स हैं, हमने बच्चे बात करी, ठीक है। अब इनकी मेन 5 कैटेगरी है हमारे पास, तो वो सब कैटेगरी भी इनकी आ जाएंगी हमारे, ठीक है। लेकिन हम लोग मेन 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। IgA मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D, E, G, M।
तो ऐसे हम लोग अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं इसको, जिससे कि हम इनके फंक्शन को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। जैसे आईजीए जो है, इस टाइप की एंटीबॉडी हमारे म्यूकस ग्लैंड्स में, फिर म्यूकस सलाइवा या फिर टीयर्स वगैरह में पाई जाती है, जो भी फ्लूइड्स हैं, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जैसे में आँखों में आँसू रहते हैं, है ना? टीयर्स होते हैं, जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, बॉडी के अंदर कोलोस्ट्रम हो गया, तो ये सब जो चीज़ें जो है डायरेक्ट बाहर की चीज़ों से कॉन्टैक्ट में हमारी आती हैं। तो यहाँ पर जो है आईजीए एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो कि डायरेक्ट क्या करती है, उस पैथोजन से ज़्यादा अटैच होती है और उसको किल करने का काम करती है। वहीं आईजीडी जो होती है, वो बी सेल के रिसेप्टर से पाई जाती है, मतलब जो हमारी बी लिम्फोसाइट जो होती है, उसके ऊपर की तरफ जो है हमारी जो है आईजीडी एंटीबॉडी पाई जाती है। वो आईजीडी एंटीबॉडी स्टिमुलेट करती है कि आईजीएम एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट हो। लेकिन अभी जो है आईजीडी एंटीबॉडी का प्रॉपर रोल जो है मतलब इतना ही पता चल पाया कि बी सेल जो होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है, उसकी सरफेस पे पाई जाती है और थोड़ा स्टिमुलेट करती है कि आईजीएम एंटीबॉडी बनने में। लेकिन एक्चुअली इसका भी प्रॉपर रोल सर्च नहीं किया गया है कि एक्चुअल क्या काम है आईजीडी एंटीबॉडी का। वहीं आईजीई एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, तो आईजी एंटीबॉडी जो है वो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के ऊपर जो है पाई जाती है, बाइंड होती है इससे जब भी हमको एलर्जी होती है, या फिर हमको जो है एंटी पैरासाइटिक्स जो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हैं। जब भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है, फिर एलर्जी हुई, तो आईजीई एंटीबॉडी जो है वो काम करती है उस पैरासाइट के ऊपर, उस एलर्जेंस के ऊपर, जो भी हमको एलर्जी जिस चीज़ की हुई है। तो जब हम सीरम आईजीई टेस्ट कराते हैं, तो इसका लेवल बढ़ा हुआ हमको देखने के लिए मिलता है, जब भी हमको पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ, फिर एलर्जी वगैरह हुई। तो इससे भी एमसीक्यूज आते हैं कि एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी बढ़ती है, तो आईजीई एंटीबॉडी बढ़ती है। हमारे सलाइवा में, म्यूकस में, टीयर्स में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है। आईजीडी एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, हमारे बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे पाई जाती है, ठीक है, रिसेप्टर्स पे पाई जाती है। वहीं आईजीजी एंटीबॉडी की बात करें, तो आईजीजी एंटीबॉडी क्या करती है, ये बाइंड होती है हमारे कुछ हमारी कुछ सेल से, और जो क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में जो है, मतलब जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं हमारी, उनमें जो है हेल्प करती है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग एज अ मदर टू चिल्ड्रन एंटीबॉडी ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो है आईजीजी एंटीबॉडी सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है। मतलब अगर पांचों एंटीबॉडीज की बात करें, तो आईजीएम सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, 5 एंटीबॉडी से मिलकर के वो एंटीबॉडी बनी हुई है। वहीं आईजीजी एंटीबॉडी होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, वो सबसे छोटी होती है। तो क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो जो बच्चे को जो मदर से जो एंटीबॉडी मिलती है, वो आईजीजी एंटीबॉडी मिलती है, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडी के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर जा सके। और बच्चे जब पैदा होता है, तो उसके अंदर जो बर्थ की जो इम्यूनिटी है, बाय बर्थ जो उसको मिलती है, वो मदर से जो बच्चे को मिल रही है, वो आईजीजी एंटीबॉडीज के थ्रू ही उसको मिलती है। वहीं आईजीजी का एक और मेन रोल होता है, इसको हम लोग मेमोरी एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी हमको किसी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन अगर होता है, तो सबसे पहले जो है एंटीबॉडीज आईजीएम बनती हैं, आईजीएम एंटीबॉडी बनती हैं सबसे पहले हमारी बॉडी में, और आईजीएम एंटीबॉडी फिर ट्रिगर करती हैं, ठीक है, सेल्स के थ्रू मेमोरी सेल्स को, जो कि मेमोरी सेल्स मतलब ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें कि आईजीजी एंटीबॉडी हमारी स्टोर होती है। मतलब आईजीजी एंटीबॉडी में बोल सकते हैं, वो बनती है आईजीजी एंटीबॉडी। तो अगर से कोई भी इन्फेक्शन अभी हुआ है, तो हमको कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक आईजीएम एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जो है वो रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी की बात करें, जो कि लंबे समय तक हमको प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे जब हमको वैक्सीन वगैरह लगती है, तो जो लॉन्ग टाइम के लिए जो हमको एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करके रख रही है कुछ सालों तक के लिए, तो वो आईजीजी एंटीबॉडी ही होती है। तो अगर मेमोरी एंटीबॉडी की बात करें, या फिर लॉन्ग टाइम के एंटीबॉडी की बात करें, जो बहुत समय तक रहती है, तो आईजीजी एंटीबॉडी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ही पाई जाती है। वहीं जो आईजीएम एंटीबॉडी है, वो क्या करती है, तुरंत, मतलब कि अभी हमको इन्फेक्शन हुआ है, तो 2-3 दिन के अंदर हमको हमारी बॉडी आईजीएम एंटीबॉडी बना लेगी। तुरंत जो है कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करने का आईजीएम एंटीबॉडी करती है, जो कि बी सेल्स के द्वारा बनाई जाती है। तो बी सेल्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के इन एंटीबॉडीज को बनाती हैं। तो सबसे पहले जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो आईजीएम एंटीबॉडी बनती है, इसलिए हम लोग उसको मेन एंटीबॉडी या फिर प्राइमरी एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी, ये तो हमने बात करी अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज की, कहाँ पाई जाती हैं, क्या इनका काम रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि हमको अभी टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया, ठीक है, तो अब उस बैक्टीरिया के साथ क्या होगा, या फिर हमारी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करेगी। तो मान लो कोई भी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो सबसे पहले उसका सामना होता है कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, जो कि डायरेक्ट उसको खा सकती हैं,
ठीक है, जैसे कि हमारी मैक्रोफेजेस हो गई, डेंड्राइट सेल हो गई, बी सेल्स हो सकती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल, तो ये सेल क्या करती हैं कि उस जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरस आया हुआ है उसको डायरेक्ट इंगल्फ करके उसको तोड़ देती हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं वो जो भी बैक्टीरिया वो है वो बना हुआ है, फिर जो भी एंटीजन वो है वो बना हुआ है प्रोटीन से, तो उसको छोटे-छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देगी। पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन के ही अमाइनो एसिड्स के ग्रुप होता है पेप्टाइड्स, तो छोटे-छोटे एंटीजन को छोटे-छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देगी। अब इस पेप्टाइड्स को एज़ वो एमएससी मॉलिक्यूल्स के थ्रू, मतलब कि कोई बाहर का कोई एंटीजन है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं अगर से एक्सो एंटीजन, तो एक्सो एंटीजन मतलब कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया फिर पैरासाइट, तो इनको MSC2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेगी और फिर वो एज अ प्रेजेंट करेगी हमारी बी सेल्स को, मतलब कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती है उनके पास जाकर के प्रेजेंट करेगी। ठीक है, और वहीं जो एंडोजीनस सेल है, मतलब खुद की बॉडी के अंदर अगर कोई दिक्कत हमारी हुई है, खुद की बॉडी की सेल अगर इन्फेक्टेड हुई है, तो MSC1 मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगी हमारे। ठीक है, इसको MSC का मतलब होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, है ना, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एक प्रोटीन है जो कि यहाँ पे अटैच होता है हमारे। तो MSC जो मॉलिक्यूल है वो हमारे MSC1 जो है हमारी खुद की बॉडी की सेल्स अगर इन्फेक्टेड हुई है तो उससे अटैच होकर के एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है। और MSC1 जो है हमारा अटैच होता है CD8 से, CD8 सेल से। तो देखो CD8 सेल की बात करें फिर CD4 सेल्स की बात करें तो टी सेल्स होती हैं। देखो लिम्फोसाइट जो दो टाइप की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही है, मतलब कि जो मैक्रोफेजेस वगैरह ने अपने MSC1 या MSC2 से हमको शुरू समझते हैं। क्या हुआ कि मैक्रोफेज ने एक बैक्टीरिया को खाया जो कि बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया क्या था, एक्सोजीनस था। तो बैक्टीरिया को खा करके वो लेकर के आएगी हमारी एक्सोजीनस सेल। एक्सोजीनस मतलब हमारा होता है MSC2 के साथ बाइंड करेगी, मतलब हेल्पर टी सेल के साथ बाइंड करेगी। अब हेल्पर टी सेल क्या करेगी, इस MSC2 के साथ बाइंड है और मैक्रोफेजिस ने उसको दिया हुआ है, और हेल्पर टी सेल जाएगी हमारी बी सेल के साथ। कौन सी बी सेल के पास जाएगी, हमारी जो कि एंटीबॉडीज बना सकती है। तो बी सेल क्या करेगी, जो हमारे पास डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या हुआ कि हेल्पर टी सेल गई, इसने केमिकल सिग्नल दिया हमारे बी सेल्स को, और बी सेल्स फिर कन्वर्ट हुई हमारी प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल ने बनाई हमारी एंटीबॉडी, और जो कि एंटीबॉडी है अब वो क्या कर सकती है, एंटीजन को किल कर सकती हैं। एंटीजन आया, मैक्रोफेज ने खाया, मैक्रोफेज ने हेल्पर टी सेल को बताया, हेल्पर टी सेल ने बी सेल को बताया, बी सेल बनी हमारी प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल ने बनाई एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडी फिर उसको किल कर सकती है। मतलब ऐसा पूरा एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि इंस्टेंट उस बैक्टीरिया को मारेगा भी, और वो बताएगा भी आगे जाकर के आगे की सेल्स को, जो कि आगे एंटीबॉडी बनाएंगी और जो कि परमानेंटली उस बैक्टीरिया को हमारी किल कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है पूरी जो है इम्यून सिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करती है। अब अगर यही प्रोसेस जब हम लोग बाहर कराते हैं, जैसे कि अगर हमको पता करना है अगर से कि किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमको बॉडी के बाहर करानी पड़ेगी, उस व्यक्ति का सीरम लेना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे लैब में कराते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी एक्चुअली बाइंड कैसे होते हैं आपस में, है ना, मतलब कि चिपकते कैसे हैं आपस में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ईपीटोप्स पाए जाते हैं किसके ऊपर, जो एंटीजन है इसके ऊपर ईपीटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी एंटीबॉडी होती है इस एंटीबॉडी के ऊपर पैराटोप्स पाए जाते हैं। तो जो ईपीटोप्स होते हैं और पैराटोप्स होते हैं, इनका जो साइज है वो इस टाइप से होता है जैसे की लॉक मैकेनिज्म हो। ठीक है, तो जो की लॉक मैकेनिज्म के थ्रू आपस में बिल्कुल जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाते हैं अगर से ये, तो एक फोर्स बनाते हैं। फोर्स जो होती है थोड़ी सी वीक होती है हमारी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, वेंडर वाल्स फोर्स, ये सब चीजें हमारी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। और जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो स्पेसिफिक होती है बिल्कुल, उस जो एंटीबॉडी जिस एंटीजन के अगेंस्ट में बनाई गई है वो उसी को जाकर के किल करेगी। ऐसा नहीं कि कहीं और चली जाएगी बॉडी के किसी और सेल को किल कर देगी, ऐसा कुछ नहीं। उससे मतलब वो सिर्फ बाइंड होगी उसी एंटीजन से जिस एंटीजन के खिलाफ जो है उसको बनाया गया है। तो बात करी क्या, ईपीटोप्स पाए जाते हैं हमारे एंटीजन के ऊपर, पैराटोप पाए जाते हैं एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों अटैच होते हैं तो कीलॉक मैकेनिज्म हमारा बनता है, और इनके बीच में एक फोर्स होती है जो जिसमें अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं हमारे, थोड़ा सा वीक फोर्स होती है हमारी ये। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है, उसी एंटीजन उसी एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे जिसके लिए वो एक्चुअली बना हुआ है हमारा। तो हमने बात करी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपस में कैसी होती हैं। हम बात कर लेते हैं हम लोग लैब में इसको इन रिएक्शंस को कराते हैं, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन जब लैब में कराते हैं तो किस किस टाइप से हम लोग इनकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो हम लोग मेन 4 टाइप से रिएक्शन करा सकते हैं, और भी टाइप्स हैं यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हम लोग मेन 4 टाइप की बात करेंगे। जैसे कि पहली होती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे सिर्फ हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होती हैं।
मतलब बीच में कोई सेल नहीं है। जैसे कि जब हम लोग ब्लड ग्रुप वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उससे हमारी जो है एंटीबॉडी बाइंड होती है। तो वहाँ पे अग्लूटिनेशन बोलेंगे उसको हम, जब हम लोग के आरबीसी के ऊपर एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड होगी। वहीं जो डायरेक्ट एंटीजन से अगर एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है तो एक प्रेसिपिटेट बनता है। वो प्रेसिपिटेट ऐसा होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। अब वापस से उसको घोला नहीं जा सकता है, रिवर्स नहीं किए जा सकती है इस रिएक्शन को, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास एंटीजन थे जो कि उस जैसे कि जब हम लोग सीआरपी वगैरह टेस्ट करते हैं, आरए टेस्ट करते हैं लेटेक्स मेथड से, तो वहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वो उसमें हमारे जो है प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। और सीरम में प्रोटीन्स वगैरह, आरए वगैरह, सीआरपी वगैरह देखने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन वाली मेथड का यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी मेथड जो होती है अग्लूटिनेशन मेथड, इसमें क्लम्प बनते हैं हमारे। इसमें क्या हो रहा था, प्रेसिपिटेट बन रहे थे इनसॉल्युबल और इसमें क्लम्प बनते हैं। तो क्लम्प में क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप करने की, तो ब्लड ग्रुप में क्या है, हमारी आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है और उससे हमारी एंटीबॉडी बाइंड हो रही है, उन एंटीजन से हमारी एंटीबॉडी बाइंड हो रही है जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस टाइप में जो होते हैं क्लम्पिंग बनेगी हमारी एंटीजन एंटीबॉडी की और इसमें हमारे अग्लूटिनेशन फॉर्म हुआ हमारा। जैसे हम लोग जब टाइफाइड का टेस्ट करते हैं अपनी लैब में तो उसमें हम लोग देखते हैं ना कि 120, 40 या फिर 1:160 जो रेशो बनते हैं वो अग्लूटिनेशन वहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा। तो अग्लूटिनेशन जितने रेशो में फॉर्म होगा उतना रेशो हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। टाइफाइड की रिपोर्टिंग बात करें, अपन जब हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो जिसमें रिएक्शन हुई, जैसे एंटीजन के साथ हमारी रिएक्शन हुई है, ए के साथ हुई है तो ए ग्रुप आ जाएगा हमारा। जो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह है वहाँ पे भी अग्लूटिनेशन प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली डायग्नोस्टिक मेथड्स में हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं ना लैब में अपनी अलग अलग टेस्ट के लिए। वैसे एलाइजा की बात करें तो एलाइजा में क्या होता है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसको बोला जाता है, मतलब कि ऐसी एंटीबॉडीज, ठीक है, जिसमें कि एंजाइम लिंक है हमारा। तो जैसे कि अब हमारे पास एक एंटीबॉडी है, इसके साथ एंजाइम लिंक है, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एक एंटीबॉडी है, हमको इस एंटीजन का पता करना है। अब एंटीजन कोई भी हो सकता है, एचआईवी का हो सकता है, हेपेटाइटिस का हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, सी, बीडीआरएल का हो सकता है, कोई भी एंटीजन हो सकता है। अब उस एंटीजन को हमको डिटेक्ट करना है तो हम एक एंटीबॉडी डालेंगे, इस एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम लिंक होगा, वो एंजाइम जो है उसके साथ जो है एक सॉर्बेंट होगा हमारा जो कि कलर देगा हमको। तो हमने क्या किया कि एक एंटीबॉडी को एंजाइम से लिंक कर दिया और उसके साथ सॉर्बेंट कुछ मिला दिया जो कि कलर देगा हमको। और जैसे जितना ज़्यादा वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी उतना ज़्यादा कलर फॉर्म होगा वहाँ पर, और जितना ज़्यादा कलर फॉर्म होगा उतनी ज़्यादा उस एंटीजन की मात्रा प्रेजेंट होगी। अगर एंटीजन नहीं होगा, मान लो एचआईवी का टेस्ट हमने किया और एचआईवी का एंटीजन वहाँ पे नहीं है, जो हम लोगों ने एलाइजा टेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर रिएक्शन होगी नहीं, और रिएक्शन नहीं होगी तो कलर फॉर्म नहीं होगा। और जितना ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगी और उतना ज़्यादा कलर फॉर्म होगा। तो हमने क्या किया कि एंटीबॉडी को एंजाइम से लिंक कर दिया और अब एंटीजन एंटीबॉडी की एक रिएक्शन कराई और फिर कलर चेंज हम देख करके बताते हैं कि जो हमारा टेस्ट है पॉजिटिव है कि नहीं है। और जितना ज़्यादा कलर आएगा उतनी ज़्यादा जो है इंटेंसिटी है हमारे वहाँ पे एंटीजेंस की, ठीक है। अब बात करें रैपिड टेस्ट, तो रैपिड कार्ड टेस्ट जो होते हैं सब लोगों ने देखा होगा। रैपिड कार्ड टेस्ट में डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ। इस टाइप के रैपिड कार्ड टेस्ट आते हैं जिसमें एचआईवी, एचबीसीजी, एससीवी, वीडीआरएल, कोविड टेस्ट, कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट, जो रैपिड कार्ड टेस्ट होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे ही बेस्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसके डायग्राम एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग सैंपल डालते हैं, सैंपल पैड कहलाता है, सैंपल के साथ बफर डालते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब बफर और सैंपल जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पर जो कंजुगेट पैड है, यहाँ पर हमारे कुछ एंटीजन एंटीबॉडीज होती हैं जो कि यहाँ पर इस सैंपल के साथ एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या करती हैं, बाइंड होती हैं। या फिर जो कंजुगेट पैड है यहाँ पे कुछ रीजेंट्स वगैरह होते हैं, सॉल्वेंट वगैरह होते हैं जो कलर वगैरह दे सकते हैं हमारे। जो कंट्रोल लाइन है, टेस्ट लाइन है, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कोट हो सकती है हमारी, जो भी मतलब कोई एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं तो एंटीबॉडी कोट होगी, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं हम सीरम में तो एंटीजन कोट होंगे। जो भी हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हम एंटीजन एंटीबॉडी कोट करके रखते हैं टेस्ट वाली लाइन पर। जैसे हम सैंपल डालेंगे, सैंपल यहाँ से फ्लो करेगा हमारे स्ट्रिप के अंदर, ऐसी स्ट्रिप हर कार्ड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इस स्ट्रिप पे जो है मान लेते हैं कि हम लोगों ने लगाया हुआ है हेपेटाइटिस का टेस्ट, तो सैंपल में अगर हेपेटाइटिस के एंटीजन है तो हम लोग यहाँ पे हेपेटाइटिस की एंटीबॉडी कोट कर देंगे, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस के एंटीजन यहाँ से फ्लो करते हुए आएंगे तो यहाँ पे अगर से एंटीजन प्रेजेंट होंगे सैंपल में तो यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे एंटीबॉडी के साथ। और जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा तो यहाँ एक जो बैंड फॉर्म होगा, कलर फॉर्म होगा हमारे यहाँ पे, तो हम बोल देंगे कि जो टेस्ट जो है हेपेटाइटिस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जो सारे कार्ड टेस्ट होते हैं इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड ही हमारे सारे कार्ड्स होते हैं ना। तो हमने बात करी कहाँ कहाँ जो है किस किस मेथड से हम लोग यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा के अपनी लैब में जो है
हम पता लगाते हैं चीज़ों का। तो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, अग्लूटिनेशन बना सकते हैं, एलाइज़ा टेस्ट कर सकते हैं, रैपिड कार्ड टेस्ट कर सकते हैं। वही बात करें हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल यूज़ की, मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है हम लोग इनको कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट में कैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एंटीजेंस यूज़ करते हैं और एंटीजन को बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। जैसे कि अगर हमको हेपेटाइटिस की वैक्सीन अगर किसी को देनी है तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन में हेपेटाइटिस के ही एंटीजेंस होते हैं, मतलब कि हेपेटाइटिस के एंटीजन के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं हमारे, जो कि जब बॉडी के अंदर हमारे जाएंगे तो बॉडी एज उसको हेपेटाइटिस के वायरस समझेगी और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी। तो क्या होगी कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और जब एक्चुअल जो वायरस है हेपेटाइटिस का जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो जो एंटीबॉडी बनी हुई है हमारे पास बॉडी के अंदर रिजर्व में है, वो उस एक्चुअल जो जो हमारे पास एक्चुअल में जो हमारा है हेपेटाइटिस का जो है वायरस जो आया हुआ है उसको किल कर देगी वो एंटीबॉडी। तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने पहले से ही हेपेटाइटिस की एंटीबॉडी बना के रखी हुई है, वैक्सीन जो हमने उसको दी हुई थी, और जो एक्चुअल जब हमारे हेपेटाइटिस का वायरस आया तो उस एंटीबॉडी ने उस वायरस को किल कर दिया सीधे। तो वैक्सीन जो होती है हमारी बॉडी में लगभग इसी तरीके से सारी वैक्सीन काम करती हैं और वैक्सीन बनाने में एंटीजेंस का यूज़ किया जाता है हमारे। ठीक है, अब उन एंटीजन भी अलग-अलग टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग कभी एंटी वैक्सीन की क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें डिटेल में देखेंगे कि कई बार क्या होता है हम लोग जिंदा वायरस का यूज़ करते हैं कि थोड़ा कम क्वांटिटी में रहें, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि वायरस को मार देते हैं, सिर्फ उसकी लाश बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। कई बार क्या करते हैं ना ही जिंदा वायरस यूज़ करते हैं ना ही मरा वायरस यूज़ करते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं कुछ उस वायरस के कुछ एंटीजेंस को निकाल लेते हैं। वायरस के अंदर बहुत सारे एंटीजेंस पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, है ना। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई इंसान है तो उसके हाथ पैर निकाल लेना, वैसे वायरस के जो है कुछ एंटीजेंस निकाल लेते हैं हम लोग, उसके जो कुछ पार्ट्स निकाल लेते हैं, उन पार्ट्स को हम लोग इंजेक्ट करते हैं किसी के अंदर। तो जिंदा वैक्सीन, लाइव वैक्सीन हम लोग उसको बोलते हैं, कुछ डेड वैक्सीन बोलते हैं, कुछ पार्टिकल वैक्सीन बोलते हैं, पार्ट्स वाली वैक्सीन। तो इससे अलग अलग टाइप की वैक्सीन यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पे सब में एंटीजेंस का ही यूज़ किया जाता है। वहीं डिसीज़ के डायग्नोसिस में बात करें, जो हम लोगों ने अभी तक बात करी एलाइजा टेस्ट की, रैपिड कार्ड टेस्ट की, तो यहाँ पे क्या है कि डिसीज़ का डायग्नोस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा करके। तो यहाँ पे भी हमारा जो है क्लिनिकल यूज़ है एंटीजन एंटीबॉडी का। वहीं एलर्जी टेस्ट की बात करें तो आईजी मीडिएटेड रिएक्शंस हम लोग करा करके एलर्जी का पता लगाते हैं कि किसको एलर्जी है किस चीज़ से हमारी। वहीं ऑटोइम्यून डिसीज़ की बात करें तो जब हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस टेस्ट करते हैं, आरए टेस्ट करते हैं, एसएलई टेस्ट करते हैं, तो ये हमारी ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ है हमारी। तो ऑटोइम्यून डिसीज़ का पता लगाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि किस तरीके से अलग-अलग हम लोग यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर अलग-अलग हम लोग यहाँ पे जगहों में, हॉस्पिटल्स में, या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट करने में, लैब में, तो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे डायग्नोस्टिक की फील्ड में तो देखा जाए हम लोग। और लैब की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल एंटीजन एंटीबॉडी का। बिना इसके तो हम लोग अधिकतर जो वायरस या बैक्टीरिया की किट है वो हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मेन इसी से हमारी जो है रिएक्शन सारी होती हैं। वो मेथड कोई भी हो सकती है, एलाइज़ा हो सकती है, रिया हो सकती है, केमी इल्यूमिनेसेंट मेथड हो सकती है, ठीक है? और हमारी जो हमारी इम्यूनिटी बेस्ड मेथड मेथड हो सकती है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी हो सकती है जो कि कार्ड में यूज़ होती है। तो अलग-अलग प्रिंसिपल्स अलग-अलग हैं, लेकिन वहाँ पे मेन जो कोर है वो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी ही है, उन्हीं की रिएक्शन हो रही है। बस उसके साथ हम कभी कलर मिला दे रहे हैं, कभी किट बना दे रहे हैं, कभी ऐसे रीजेंट बना दे रहे हैं। तो लेकिन मेन हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही है। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और हम लोग फिर अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे थोड़ी देर से ग्रुप में, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अभी एमसीक्यूज़ वाली क्लास में।